इस वीडियो में हम नैज अर्धचालक यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे। अर्धचालकों के संदर्भ में इंट्रिंसिक का मतलब है शुद्ध, प्योर, यानी ऐसे अर्धचालक जिनमें सभी परमाणु, सभी एटम्स समान होते हैं, सेम होते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम एक नैज सिलिकॉन अर्धचालक लें तो इसमें सभी परमाणु केवल सिलिकॉन के होंगे। अगर हम नैज जर्मेनियम अर्धचालक लेंगे तो इसमें सभी परमाणु केवल जर्मेनियम के होंगे। तो इस वीडियो में हम इन नैज अर्धचालकों के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के वैद्युत गुणों के बारे में जानेंगे। तो धातुओं में विद्युत धारा के लिए केवल एक चीज जिम्मेदार होती है और वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अर्धचालकों में दो चीजें विद्युत धारा के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो पहली चीज है इलेक्ट्रॉन और दूसरी क्या है, यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम एक विशिष्ट उदाहरण के माध्यम से इसे समझने वाले हैं। तो मान लीजिए कि हम सिलिकॉन का उदाहरण लेते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि सिलिकॉन कैसे एक क्रिस्टल बनाता है और फिर हम इसके वैद्युत गुण या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। सिलिकॉन में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, फिर 2s और 2p, ये पूरी तरह भरे होंगे, यानी इसमें 2 और इसमें 6। अब हमारे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद 3s और 3p आते हैं, तो 3s में 2 और 3p में भी केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आपने रसायन विज्ञान में पढ़ा होगा कि परमाणु अष्टक संरचना को यानी ऑक्टेट स्ट्रक्चर को पसंद करते हैं। वे अपनी अंतिम ऊर्जा कक्षा को पूरी तरह से भरना चाहते हैं, यानी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। लेकिन हमारे सिलिकॉन की अंतिम कक्षा में केवल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसे 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अब वो कहाँ से आते हैं? तो अगर आप एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लें जहां सभी परमाणु सिलिकॉन के हैं, तो सभी परमाणुओं को 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो क्या करते हैं? वो अपने पड़ोसी परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, शेयर करते हैं। इसे सहसंयोजक आबंध या कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। इस प्रकार सिलिकॉन परमाणु सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। अगर आप इसे देख पाते तो ये कुछ इस तरह का दिखता। प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु 4 पड़ोसी परमाणुओं के साथ सहसंयोजक आबंध बनाता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये चित्र सटीक है, ये लाइनें वगैरह बस निरूपण के लिए बनाई गई हैं ताकि आप समझ सकें कि यहाँ क्या हो रहा है। तो परमाणु अपने 4 बाहरी इलेक्ट्रॉनों को, इन इलेक्ट्रॉनों को हमने भीतर के इलेक्ट्रॉन नहीं दर्शाए हैं, तो प्रत्येक परमाणु सबसे बाहरी 4 इलेक्ट्रॉनों को अपने 4 पड़ोसियों के साथ साझा करता है, जिससे होता यह है कि हर सिलिकॉन परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस परमाणु का अष्टक पूरा हो गया। अब इसका देखते हैं, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 8वां बस यहाँ दिख नहीं रहा है। तो हर सिलिकॉन परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इस साझा करने की प्रक्रिया से हर परमाणु स्थायी अवस्था में, स्टेबल स्टेट में आ जाता है। यही सहसंयोजक आबंध पूरे क्रिस्टल को स्थायी बनाता है और इसे एक साथ जोड़ कर रखता है। अब बड़ा सवाल ये है कि हम सिलिकॉन क्रिस्टल की चालन क्षमता के बारे में, कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज के बारे में क्या कह सकते हैं। क्या यह सिलिकॉन क्रिस्टल विद्युत प्रवाह कर सकता है? इसका जवाब असल में तापमान पर निर्भर करता है। तो मान लें कि हम इसे बहुत कम तापमान यानी परम शून्य, एब्सोल्यूट 0 तक ले जाते हैं। तो अगर तापमान बहुत कम हो तो आपको क्या लगता है सिलिकॉन क्रिस्टल्स क्या करेंगे? इस तापमान पर सिलिकॉन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन क्या वे विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं? इसका उत्तर हमें बैंड आरेख, बैंड डायग्राम में मिलेगा। पहले के वीडियोस में हमने इस बैंड संरचना के, ठोस पदार्थों के बैंड सिद्धांत के बारे में बात की हुई है। अगर आपको लगता है कि आपको इसे दोहराने की आवश्यकता है तो बेहतर होगा कि आप एक बार उन वीडियोस को दोबारा देख लें और फिर इस वीडियो को देखें। तो अर्धचालकों में, सेमीकंडक्टर्स में संयोजकता बैंड यानी वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा होता है और इसके बाद एक ऊर्जा अंतराल होता है, एनर्जी गैप होता है, जिसे वर्जित ऊर्जा अंतराल या फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। और इसके बाद चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड आता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। ठीक, तो परम शून्य तापमान पर सभी इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में होते हैं। तो यदि हम ऊर्जा स्तरों को देखें, इसे बना लेते हैं, तो यदि आप अलग अलग ऊर्जा स्तरों को देखें तो ये बैंड इन स्तरों का समूह है, जिसमें से हमने यहाँ कुछ को दर्शाया है।
और हर स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको पाउली का अपवर्जन सिद्धांत यानी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल याद होगा। एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन में है और एक डाउन स्पिन में। यहाँ तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, अगला इलेक्ट्रॉन अगले स्तर में जाएगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में भरे होते हैं और इसमें कोई खाली ऊर्जा स्तर नहीं होता। तो इस स्थिति में यदि हम यहाँ एक विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन चालन नहीं करेंगे। और ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन को चालन करना हो, एक्सेलरेट होना हो, तो इसकी ऊर्जा में वृद्धि होनी चाहिए, गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ कोई ऊर्जा स्तर खाली नहीं है, ये सभी ऊर्जा स्तर एनर्जी स्टेट्स भरे हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ नहीं सकती, इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन चालन नहीं करता। तो इस स्थिति में सिलिकॉन एक विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। तो 0 केल्विन पर यह पदार्थ इंसुलेटर की तरह काम करता है और ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि यहाँ कोई ऊर्जा स्तर खाली नहीं है। अब मान लें कि हम तापमान बढ़ाते हैं। मान लीजिए हम इसे बढ़ाकर कमरे के तापमान तक, रूम टेम्परेचर तक ले आते हैं, तब क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कि अब हम इसे रूम टेम्परेचर तक ले आए हैं। ये लगभग 300 केल्विन के बराबर होता है। तो अब क्या होगा? इस तापमान पर काफी तापीय ऊर्जा उपलब्ध होती है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और संयोजकता बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं। तो मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित हो जाता है और चालन बैंड में चला जाता है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन था। तो अब अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, विद्युत क्षेत्र लगाएं, तो क्या होता है? होता ये है कि ये इलेक्ट्रॉन अब गति करने के लिए स्वतंत्र है। और ये स्वतंत्र क्यों है? क्योंकि अब इसकी ऊर्जा बढ़ सकती है। अब यहाँ ऊर्जा स्तर उपलब्ध है। ये पहले ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन अब ऐसा कर सकता है। तो अब हम कह सकते हैं कि यह मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। और इसे दर्शाने के लिए हम इसे संयोजकता आबंध के बाहर ले जाते हैं और कहते हैं कि ये अब स्थान से बंधा हुआ नहीं है, ये गति करने के लिए स्वतंत्र है। और ध्यान दीजिए कि न सिर्फ अब हमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल गया है, मान लीजिए कि ये यहाँ चलकर यहाँ कहीं आ गया है, तो इसकी वजह से हमें एक खाली स्थान भी मिल गया, क्योंकि संयोजकता बैंड में ये स्थान खाली हो गया है जिसमें कोई अन्य इलेक्ट्रॉन आ सकता है। और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा तापीय प्रक्षोभ है, थर्मल एजिटेशन है, हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन निकलकर इस स्थान पर चला जाए। अब आप सोच सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसा करेगा क्यों? तो इसकी कोई वजह नहीं है, ये रैंडम है। पहले ये इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर सकता था, लेकिन अब यहाँ एक खाली स्थान है, तो हो सकता है कि ये रैंडमली उठकर इस स्थान पर चला जाए। तो अगर हम संयोजकता बैंड को, वैलेंस बैंड को देखें और मान लें कि ये इलेक्ट्रॉन है या ये वाला है, और हो सकता है कि ये अब यहाँ चला जाए, तो इससे क्या हुआ? इससे जो रिक्त स्थान था वो शिफ्ट हो गया। अब ये रिक्त स्थान है और हो सकता है कि कोई और इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं कि ये अब चलकर यहाँ आ जाए। हो सकता है कि वो ये वाला इलेक्ट्रॉन हो जो यहाँ जा रहा है। यहाँ हम बस यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि थर्मल एजिटेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वजह से ऐसा लगता है कि यह रिक्त स्थान भी गति कर रहा है। तो बजाय ये कहने के कि इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रहे हैं, हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि यह रिक्त स्थान मुक्त रूप से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। मुझे पता है कि ये सोचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये रिक्त स्थान कोई कण नहीं है, पार्टिकल नहीं है, लेकिन हम इसे एक पार्टिकल की तरह से मान सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ एक छोटा सा गोला बना देते हैं और हम इसे होल कहते हैं। और यहाँ आइडिया ये है कि हम इस होल को एक कण की तरह मानते हैं जो मुक्त रूप से गति कर सकता है। हम ये मान रहे हैं कि ये ऐसे मुक्त रूप से कहीं भी गति कर सकता है, और इसलिए अब हमें दो कणों की वजह से धारा मिलती है, एक तो इलेक्ट्रॉन और दूसरा होल। और ये जो होल है ये एक धनात्मक आवेश की तरह, पॉजिटिव चार्ज की तरह व्यवहार करता है। आइए देखते हैं कि ये ऐसा क्यों करता है। तो जब हम एक क्षेत्र आरोपित करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन इस ओर गति करेगा, है ना, ये इस दिशा में गति करेगा। और ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन, ये फ्री नहीं है, मुक्त नहीं है, लेकिन ये गति करके यहाँ आ सकता है, जिसकी वजह से ऐसा लगेगा कि ये होल यहाँ आ गया, फिर ये होल यहाँ जा सकता है, और उसके बाद
यहाँ। तो यदि आप इस होल को एक पार्टिकल की तरह सोचें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के समान दिशा में गति कर रहा है ना? और इसीलिए होल को हम एक धनावेशित कण की तरह मानते हैं। इसलिए सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट के लिए दो चीजें उत्तरदायी होती हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो पहली तो ये कि हालांकि हम होल को एक धनावेशित कण की तरह मानते हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर सकते हैं। ये दोनों होल और इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से चलते हैं, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी होल के बहुत पास आ जाता है तो वो इस होल में गिर सकता है, लेकिन ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, अट्रैक्ट नहीं करते। दूसरी महत्वपूर्ण बात बैंड डायग्राम से संबंधित है। तो यदि हम बहुत ध्यान से बैंड आरेख में इलेक्ट्रॉनों को बनाते हैं तो वास्तविकता में हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि प्रत्येक ऊर्जा स्तर पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक अप स्पिन और एक डाउन स्पिन में। लेकिन इस तरह से इसे बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए सामान्यतः हम इसे सरल रूप में ऐसे दिखाते हैं। हम ऊर्जा स्तरों को भूल जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों को इसमें रैंडम तरीके से बना देते हैं। ये पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन ये बनाने में आसान है। तो अब जब हम आगे की वीडियोस में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को बनाएंगे तो उन्हें ऐसे ही रैंडमली बनाएंगे। उदाहरण के लिए यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। वास्तविकता में प्रत्येक ऊर्जा स्तर में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन यहाँ हम उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ थोड़े से होल्स बना लेते हैं और हम ये कल्पना करेंगे कि ये मुक्त रूप से गति कर रहे हैं। अंत में इस सारी चीज को समझने के लिए आप मुक्त इलेक्ट्रॉनों को इस बोतल में भरे पानी की तरह सोच सकते हैं। ये खाली बोतल बिल्कुल एक चालन बैंड की तरह है। इसमें बहुत सारी जगह है, इसलिए पानी इसमें आराम से इधर उधर जा सकता है। और इस संयोजकता बैंड को आप एक पूरी भरी बोतल की तरह सोच सकते हैं, और वो जो होल है वो इस बोतल में इस हवा के बुलबुले के जैसे, एयर बबल के जैसे है। हवा का बुलबुला एक रिक्त स्थान के जैसे है जहां पानी होना चाहिए था लेकिन नहीं है, और आप देख सकते हैं कि ये बुलबुला इस बोतल में गति कर सकता है। अब वास्तविकता में पानी इस खाली स्थान को भरता है, इसलिए ये खाली स्थान खिसक जाता है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये बुलबुला स्वयं एक कण है। तो होल के पीछे भी यही विचार है। यही कारण है कि हम होल को एक स्वतंत्र धनावेशित कण मानते हैं।